डॉक्टर आदित्य सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आदित्य, ज़रा मैं सबसे पहले मैं इस तीव्रता को समझना चाहूँगा। 7.7, हालांकि बीजिंग एजेंसी से 7.9 कह रही है। क्या भूकंप की तबाही के लिए इतनी तीव्रता काफ़ी है? तो मैं बताऊं, जो भुज का 2001 का भूकंप था, उसकी तीव्रता 7.6 थी। तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही तीव्र रहा है। और रिक्टर स्केल जिस पे हम भूकंप को मापते हैं, इसका जो स्केल है ये एक्सपोनेंशियल स्केल है। ये हर बार अगर आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाते हैं तो 10 गुना तबाही बढ़ जाता है। तो अगर आप 6 तीव्रता से 7 तीव्रता की बात कर रहे हैं तो जो भूकंप की क्षमता होगी वो 10 गुना ज़्यादा होगी। 7.7 हो या 7.9, ये बहुत ही भयावह भूकंप है। इससे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तबाही का खतरा है। और मैं आशा करता हूं कि लोग जो वहां पे हैं वो सुरक्षित रहें, या अभी जो तबाही हो चुकी है उससे बचाव के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो जोन आया है, क्या ये भी सिस्मिक जोन के लिहाज से जो हम स्टडी कर पाए, उस लिहाज से बहुत खतरनाक जोन में आता था? जी, जितना मुझे अंदाज़ा है, ये जो शहर है ये आपका पश्चिम की तरफ है म्यांमार से, सगौन शहर जो है। और ये शहर जो है ये आई थिंक जो जोन आता है जोन 4 में आता है, जो बहुत ही जोन 4 अगर हम हिंदुस्तान के हिसाब से बात करें, भारत के हिसाब से, तो जो हमारे हिमालय के कई इलाके हैं जो भूकंप से प्रभावित रहे हैं पहले भी, वो भी हमारी उसी तीव्रता जोन में आते हैं, उसी जोन 4 में आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो तीव्रता है इस भूकंप की 7.7, और जो जोन है म्यांमार में, जिस शहर में, जिस इलाके में ये आता है, वो भी 4 के करीब है, जोन 4 के करीब। तो ये एक बहुत ही परेशान करने वाला मसला है, बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। अच्छा, लेकिन आज की तारीख में जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो भूकंप रोधी बताते हुए दावा कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हम देख पा रहे हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए दिखे। तो क्या हमारी बिल्डिंग में कैपेसिटी जो होती है, कितने स्केल तक वो झेल सकती है तीव्रता को? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं वो किस तरह की ज़मीन पे बना रहे हैं। अगर आप एक मजबूत बुनियाद के साथ ज़मीन बना रहे हैं, कैसे इलाके में जहाँ पे क्षमता भारी है, तो उससे जो है असर कम पड़ेगा। बट जितना मुझे लगता है कि ये जो इलाका है यहाँ पे जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, शायद उस तरह की समझदारी या उस तरह की जो है जानकारी नहीं रखी गई थी कि किस तरह से जो है भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाए। और उसका असर हम देख ही सकते हैं कि बहुत ही भयावह है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस में समझना चाहूँ। कोई प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकता है, चाहे हम कितनी भी अभी तक डेवलपमेंट कर ले, लेकिन इस मामले में हम पीछे ही रह गए। लेकिन क्या ऐसे इंडिकेटर्स कुछ दिखे, इन्वायरमेंट कुछ दिखाता है कि इतनी बड़ी त्रासदी आ सकती है? देखिए, भूकंप जो है एक ऐसा एक डिज़ास्टर है जिसको हम जो है डिटेक्ट या एक तरह से प्रिडिक्ट थोड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि भूकंप की जो सारी मैकेनिज्म है, जो सारा कार्यफल है, वो ज़मीन के नीचे होता है। और अभी हम बहुत इस तरह की स्थिति में नहीं आए हैं वैज्ञानिक स्तर पे कि हम बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, बहुत ही क्षमता के साथ जो है भूकंप की तीव्रता को या भूकंप की जो है प्रिडिक्शन को कर सकें। हालांकि हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि जब कहीं पर भूकंप आता है या किसी इलाके में लगातार भूकंप आने की संकेत हैं, वहाँ पे हम सिर्फ एक प्रिकॉशन रह सकते हैं, हम थोड़ा सा एक ध्यान सतर्क रह सकते हैं। पर इस तरह का जो है भूकंप प्रिडिक्ट करना या उसकी जो है एक तरह से भविष्यवाणी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है आज की साइंस की जो क्षमता है उसके हिसाब से। ओके, मैं आता हूँ आदित्य जी आपके पास। प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। अनिल साहब, 7.7 या 7.9 ये रही होगी तीव्रता, और जो तबाही दिख रही है वो मतलब वाकई विचलित करने वाली है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए, ऐसी चुनौती से लड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम किस तरह से एक्ट करती है? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तो एक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत टाइमली। तो वो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है कि लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस तो है, लेकिन इस तीव्रता का अर्थक्वेक चूंकि लगभग 80-85 साल में के बाद इस तरीके से आया है। और जैसा अभी चर्चा भी हो रही थी कि अर्थक्वेक को लेकर के अभी तक कोई पूर्वानुमान या अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं है। उस संबंध में रिसर्च चल रहा है, रिसर्च में अभी उस तरह की सफलता नहीं है। कुछ जगहों पे तकनीकी की मदद से हम कुछ सेकंड की
30-35 सेकंड पहले कुछ प्रीकर्सर वेव को पकड़ के हम कुछ जानकारी ले पाते हैं, लेकिन वो समय बहुत ही नाकाफी होता है। तो ऐसे में यही है कि इमरजेंसी रिस्पांस कर सकें। अर्थक्वेक के इमरजेंसी रिस्पांस में एक बड़ी बात ये होती है कि जो लोग ट्रैप हो गए हैं उनके लिए समय बड़ा माने रखता है। जहां पर डैमेज हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी को अंग भंग हो गया, चोट लग गई, वो लग गई, अगर वो आसानी से निकल कर खुद से रेस्क्यू कर लिया तो वो ठीक है। इसके बाद जो रेस्क्यू टीम काम करती है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वहां पे फंसे हुए हैं या आसानी से उनको निकाला जा सकता है। अगर कई बार वो बिल्डिंग के मलबे में या किसी संकुचित एरिया में अगर वो होते हैं तो फिर वो बिल्डिंग के पार्ट को काटना पड़ता है। अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जब ढहती है और उसमें ये भी चीजें होती हैं कि हम नीचे अगर काट रहे हैं तो ऊपर से तुरंत वो जो मलबा है वो और गिरेगा। इसमें बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि आप ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ेंगे तो वो और धंसेगा। तो इसमें साइड से करना शुरू करते हैं और उसके पहले ये भी पहचानना कि कहाँ पर कौन फंसा हुआ है। तो उसके लिए लाइव डिटेक्टर्स भी आती हैं या डॉग्स की भी मदद ली जाती है। तो ये चीजें भी हैं कि कहाँ पे धड़कन किसी की चल रही है या आवाज को पकड़ करके पता करना, वहाँ पे लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो वो आवाज भी नहीं लगा सकता, या कोई व्यक्ति इस स्थिति में है कि उसकी जो धड़कन है वो भी इतनी कम चल रही है। तो इसके लिए काफी डिटेक्टर्स टेक्नोलॉजी की मदद से काफी कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें समय बहुत लगता है और इस समय लगने से कई बार जिनके जीवन को बचाने की संभावना रहती है कुछ उसमें कमी आ जाती है। तो कोशिश बहुत तेजी से चल रही है और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, बाकी बाहर से भी सहयोग तुरंत आ जाता है, शुरू हो जाता है। अभी बड़ी अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी आपदा प्रबंधन पे सहयोग है और भारत भी इस तरीके से पहले। अच्छा अनिल जी, मैं आता हूँ आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।